दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10 के छात्रों के लिए क्लास 10 के सोशल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज में ये पहला वीडियो आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। इस पहले वीडियो में आज हम लोग याद करेंगे क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 यानी भारत संसाधन और उपयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी हिंदी में। तो पहला सवाल जो हमारे सामने है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी कि 2001 के हिसाब से ये बात पूछी जा रही है। तो इसका सही जवाब होगा 19.27। ऐसे अगर आपका वर्तमान के हिसाब से पूछा गया तो 20.60 होगा, लेकिन यहाँ पर 2001 के हिसाब से पूछा गया है तो आंसर होगा बी, यानी कि बी होगा सही आंसर। और इसमें अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ पर देखिए, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को समझने में भूल कर बैठते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि नहीं शब्द लगा हुआ है, प्राकृतिक नहीं है, मतलब क्या, मानवकृत पूछ रहा है, यानी कि जिसको मानव ने बनाया हो या फिर जिसको मानव ने बसाया हो। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं कि वन है, नदियाँ हैं, नगर है, खनिज है। तो इसमें जंगल, नदियाँ और खनिज ये तो भाई हम बना नहीं सकते। और बचा क्या, नगर। नगर हम बसा सकते हैं, यानी शहरों को हम बसा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नगर होगा। इसके बाद तीसरा सवाल है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन वर्ग में शामिल होता है। लौह अयस्क यानी कि जिससे लोहा निकाला जाता है। तो इसमें ऑप्शन है नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय, मानवकृत। तो नवीकरणीय तो होगा नहीं, क्योंकि भाई लौह अयस्क एक बार खत्म हो गया तो दोबारा प्राप्त हो नहीं सकता। अजैव थोड़ा सा इस पर शक है, क्योंकि अजैव में आ सकता है, लेकिन अनवीकरणीय इसके लिए सबसे सही जवाब होगा, यानी सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, अनवीकरणीय। अर्थात लौह अयस्क यानी एक बार खत्म हो गया तो दोबारा हमें प्राप्त नहीं हो सकता। और मानवकृत तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई लौह अयस्क को हम तो बना सकते हैं नहीं। चौथा सवाल हम देखते हैं कि चौथा सवाल में हमारे सामने है एक सवाल कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा से आप समझिए कि ज्वारीय शब्द बना है ज्वार से, और ज्वार का मतलब होता है लहरें, समुद्र में उठने वाली लहरें। और इन लहरों की ताकत से जब बिजली बनाई जाती है, ऊर्जा पैदा की जाती है, तो उसको हम कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ये किस प्रकार का संसाधन में आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि भाई समुद्र में, सागर महासागर में ऐसा तो नहीं है कि लहर आज उठ रही है कल ये लहरें उठना बंद हो जाएंगी, यानी ये हमेशा प्राप्त होने वाली चीज़ है। तो इसका आंसर होगा नवीकरणीय, यानी ऑप्शन ए। अब उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं पांचवा कि किस प्राकृतिक खनिज का भंडार, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। यानी सीमित मतलब जितना है बस उतना ही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो सीमित में अगर हम देखें तो इस पे 4 ऑप्शन में खनिज तेल सबसे सूटेबल नज़र आता है। क्यों? क्योंकि खनिज तेल सीमित है, ये बन गया सो बन गया, अब दोबारा तो बन नहीं रहा है। और सौर ऊर्जा की बात करें तो भाई सूरज तो डेली उगता है। पवन ऊर्जा की बात करें तो हवाएं डेली चलती हैं। जलीय ऊर्जा यानी कि ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो भाई ये लहरों की बात हमने अभी की कि लहरें तो हमेशा उठती रहती हैं। यानी आंसर होगा इसका खनिज तेल। ये प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, यानी एक बार खत्म हो गया तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके बाद छठा सवाल है हमारा कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन होगा। सौर ऊर्जा यानी वही सूर्य के प्रकाश को जब हम ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तो उसको कहा जाता है सौर ऊर्जा। आपने देखा होगा घरों में जो सोलर प्लेट लगी होती है, सोलर प्लेट के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि धूप से जो एनर्जी आती है वो सोलर प्लेट उसको डीसी करंट में बदल करके हमारे घर के बैटरी पैक में उसको जमा कर देता है, यानी बैटरी को चार्ज कर देता है। तो सौर ऊर्जा किस कैटेगरी में आएगा, अब आप खुद सोचिए। मानवकृत तो ये है नहीं। पुनः पूर्ति योग बिल्कुल यही है, यानी कि दोबारा प्राप्त करने लायक। आज अगर सूर्य उगा है, आज अगर धूप निकला है तो कल भी निकल सकता है, परसों भी निकल सकता है। अजैव तो होगा नहीं और अचक्रीय होगा नहीं, यानी आंसर हुआ पुनः पूर्ति योग। उसके बाद हम देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी कि निम्नीकरण का मतलब होता है ज़मीन, भूमि की क्वालिटी में, गुणवत्ता में कमी आ जाना। तो इसका सबसे बड़ा कारण था वहाँ अधिक सिंचाई। जब सिंचाई की सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई पंजाब में तो लोगों ने आवश्यकता से अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ खेतों की सिंचाई करना शुरू कर दिया। और ज़्यादा सिंचाई करना भी ज़मीन की गुणवत्ता में कमी लाता है, इसलिए यहाँ पर निम्नीकरण का कारण क्या है, अधिक सिंचाई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, अधिक सिंचाई। अब उसके बाद है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि देखिए वहीं होती है जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पठारी इलाके होते हैं। तो अब हम इन राज्यों में अगर देखें तो हरियाणा पहाड़ी इलाका है नहीं, पंजाब पहाड़ी इलाका है नहीं, बिहार का मैदानी क्षेत्र पहाड़ी इलाका है नहीं, बच गया उत्तराखंड। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है। तो चूंकि सोपानी कृषि पहाड़ी और पठारी इलाकों में ही होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 ज्योग्राफी के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में 9 क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी को और किस नाम से हम पुकारते हैं जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन है बलुई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो बलुई मिट्टी तो होगा नहीं, हाँ इसका दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं और कहीं कहीं पर रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सुटेबल मानी जाती है, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया रेगुड़। उसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी का पहले चैप्टर का यह 10वां सवाल कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। हमारे इस धरती पर आप सबको पता होगा कि 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर स्थल यानी जमीन जिस पे हम लोग रहते हैं। तो यूँ समझ सकते हैं हम कि 3/4 हिस्से पर तो केवल धरती के पानी है, और पानी की वजह से अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो जिस प्रकार यहाँ से हमें जो ये चांद है ये उजला दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है, अगर हम चांद पर जाकर या अंतरिक्ष पर जाकर के अगर हम पृथ्वी को देखें तो वह कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया नीला ग्रह। ये हो गया 10वां का जवाब। अब ज्योग्राफी के इस पहले चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। इसमें ऑप्शन है 15, 30, 20, 5। यहाँ पर परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 20%। देखिए आपकी किताब में कहीं पर 20.6 भी है, कहीं पर 20 भी है, लेकिन एवरेज आपको क्या मान के चलना है, इसका आंसर 20 ही मान के चलना है। इसके बाद ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगला सवाल जो 12वां हमारा है कि भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। देखिए भारत में वन के विस्तार के मामले में अगर हम सवाल करें तो एक चैप्टर 3 में सवाल आता है दूसरा, उसमें क्या था कि वन विकास के मामले में भारत में सबसे आगे कौन सा राज्य है, या फिर वन विकास के मामले में भारत का स्थान विश्व में केमा है, वो हम उस चैप्टर का जब वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्या है कि भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो ये क्वेश्चन को अगर हम उलट दें तो यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जंगल हैं। तो इसका आपको पहले से भी आंसर पता होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। भारत का ये मध्य प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो 13वां प्रश्न है हमारा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गर्व से कहा करते थे कि ये जो बांध हैं, ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ये हमारे देश के लिए मंदिर की तरह इनका महत्व है। जितना महत्व एक मंदिर का होता है वैसे ही देश के लिए महत्व है इन बांधों का, इन बहुउद्देशीय परियोजना का। तो इसका आंसर हो गया पंडित नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अपने देश के यानी भारत के बांधों को भारत का मंदिर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार मैट्रिक में ये पूछा जाता रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल में अगला है हमारा 14वां कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चूंकि हमारे देश में भाई एक ही राज्य ऐसा जहां मरुस्थल है, राजस्थान, और वहां पर का थार मरुस्थल पूरे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसलिए इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक मिलेगा तो आपको राजस्थान में मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। सतत विकास की अवधारणा, अब यहाँ पर सतत विकास क्या है इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाकर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। सब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाया जा रहा है और आगे भी बनाया जाएगा, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारे सामने क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस कमीशन ने प्रस्तुत की थी, इसका आंसर होगा ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन उस कमीशन का नाम है, उस आयोग का नाम है जिसने पहली बार सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को हमारे देश के अंदर प्रस्तुत किया था। फिर 10 क्लास के ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 16वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला तो अनवीकरणीय ऑप्शन है, नवीकरणीय ऑप्शन है, जैव और अजैव। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा, क्योंकि कोयला जो एक बार बन गया अब लगातार केवल हम उसमें से निकाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसमें दोबारा बन तो नहीं रहा, बढ़ तो नहीं रहा, यानी कि अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है। तो 16वां प्रश्न का उत्तर होगा अनवीकरणीय। फिर बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के इस ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का
क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का मतलब हुआ कि हम किसी भी देश की तट रेखा से यानी कि समुद्र के किनारे से कितना दूर तक के समुद्र का लाभ उठा सकते हैं, वहाँ पर मछलियाँ मार सकते हैं या फिर और कोई भी काम कर सकते हैं, उस समंदर का लाभ उठाने के लिए हमें कितनी दूरी तक का अधिकार है। तो इसका आंसर होता है 200 NM। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर NM क्यों है भाई, दूरी को तो या तो मील में मापते हैं हम लोग या फिर किलोमीटर में मापते हैं। तो ये NM जो है इसका फुल फॉर्म होता है नॉटिकल मील, और इसको शॉर्ट में नॉट भी कहते हैं, और समुद्री दूरी को मापने के लिए इसी नॉटिकल मील का प्रयोग होता है। ऐसे अगर स्थलीय दूरी है, ज़मीन पर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को मापना है तब तो हम लोग किलोमीटर का यानी KM का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर समुद्र में, सागर महासागर में कोई दूरी मापनी हो तो उसके लिए हमें नॉटिकल मील का इस्तेमाल करना होता है, और उसी का शॉर्ट फॉर्म है ये NM। तो NM, एक NM में 1800 मीटर होते हैं। जिस प्रकार से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 माइल में, 1 मील में 1600 मीटर होता है, उसी प्रकार 1 NM यानी कि 1 नॉटिकल मील में 1800 मीटर्स होते हैं। यानी 1.8 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 NM, 1 नॉटिकल मील। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 20वां प्रश्न कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो सिंपली ये भी क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा, क्योंकि लौह अयस्क अगर एक बार खत्म हो गया दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो प्राप्त दोबारा नहीं होता है उसको हम कहते हैं अनवीकरणीय। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं 23वां कि निम्न में से कौन प्रवहनीय संसाधन है। प्रवहनीय का मतलब जो बहता हुआ हो। अब जरा खुद सोचिए कि इसमें बहता कौन है, नदी बहती है, पेट्रोल बहता है, या फिर कोयला, या फिर वन। तो इसमें नदी बहती रहती है, तो प्रवहनीय कौन हो गया, नदी हो गया। अब 24वां सवाल हमारे सामने ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। सबसे कीमती में तो आएगा भाई खनिज, क्योंकि खनिज ना होते तो हमारे यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हो पाता, फैक्ट्रियाँ नहीं लग पाती, तो ये खनिज सबसे कीमती माना जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी का 25वां सवाल है ऑब्जेक्टिव कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। यानी कि सीमित का मतलब एक बार खत्म हो गया तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता, मतलब ये हुआ कि अनवीकरणीय पूछा जा रहा है। तो इसमें समुद्री ऊर्जा नहीं होगा, कोयला यही होगा, यानी कोयला ही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये भी दोबारा प्राप्त हो सकता है, ये भी दोबारा प्राप्त हो सकता है, और ये भी दोबारा प्राप्त हो सकता है, पर कोयला खत्म हो गया दोबारा प्राप्त नहीं होगा। फिर ज्योग्राफी का 26वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा मूल्य पर, मात्रा पर, उपयोगिता पर या मूल्यांकन पर। देखिए मूल्य और मात्रा और मूल्यांकन ये कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है उपयोगिता, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कोई भी संसाधन किस रूप में हमारे काम आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका होगा आंसर सी यानी उपयोगिता। उसके बाद ज्योग्राफी का 27वां क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था। 1987, 91, 68 और 75। इसका सही आंसर होगा 1968 यानी सी ऑप्शन 1968। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि 28वां सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। देखिए मंदिर किसी एक आदमी का तो होता नहीं है, तो व्यक्तिगत होगा नहीं, राष्ट्रीय में भी नहीं आएगा, अजैव में भी नहीं आएगा, सही आंसर होगा सामुदायिक। क्योंकि ये मंदिर जो होता है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या फिर ईसाइयों का जो गिरजाघर होता है, ये सब एक समुदाय के लिए बने होते हैं, तो ये सामुदायिक संसाधन में आता है। तो आंसर हो जाए इसका सामुदायिक। फिर 29वां प्रश्न है कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1972 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन ए में ये पुस्तक छापी गई थी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। ये क्वेश्चन मैट्रिक 2022 में पूछा गया था। हाँ, क्वेश्चन सेम नहीं था, उलटकर पूछा गया था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। मतलब साफ है, आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी सम्मेलन होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, और कहाँ हुआ था आयोजित, तो रियो डी जेनेरो में। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी सम्मेलन। ये क्वेश्चन उलटकर पूछा गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 92, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यानी 1997, और उसमें 5 जोड़ दीजिए तो 2002 में हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में प्रथम, 1997 में द्वितीय और 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ज्योग्राफी का जो 31वां प्रश्न है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो राजस्थान चूंकि शुष्क इलाका है, बारिश काफ़ी कम होती है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कमी किस चीज़ की होगी,
जल ऊर्जा की होगी, यानी पानी की वहाँ पर कमी है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद है कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, ये कथन किसका है? ये ज्योग्राफी जब 10 क्लास का आप खोलेंगे तो ज्योग्राफी की किताब में पहले ही चैप्टर के पहले ही पेज पर आपको ये सेंटेंस दिखाई देगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है, किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा जिम्मरमैन। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेनेवा। जेनेवा में ही इसका IPCC का हेडक्वार्टर स्थित है। और ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगला सवाल है हमारा 34वां कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये एक किताब का नाम है, ये किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा सुमशेर। सुमशेर की लिखी हुई किताब है ये भी पहले चैप्टर का ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर 35वां क्वेश्चन देखते हैं हम, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन जाहिर सी बात है जापान में हुआ था और ये हुआ था 1997 ईस्वी में, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 97 ईस्वी। उसके बाद 35वां के बाद 36वां सवाल है हमारा ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? ये कथन था महात्मा गांधी का। उनके इस कथन का मतलब था कि आदमी अगर सिर्फ अपना पेट भरना चाहे तो धरती पर बहुत कुछ है, लेकिन हम पेट भरने के अलावा क्या करते हैं कि अपनी पेटियां भरना शुरू कर देते हैं, जमा करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से समस्या शुरू होती है, संसाधनों का दोहन शुरू होता है। इसलिए महात्मा गांधी ने ये सेंटेंस कहा था। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी का कथन है हमारे पास पेट भरने के लिए धरती पर बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए नहीं। उसके बाद ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगला सवाल 37वां है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर होगा स्टॉकहोम में। और फिर 38वां सवाल है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसके बारे में हमने कुछ देर पहले चर्चा की थी और ये 2022 के वार्षिक मैट्रिक एग्जामिनेशन में सवाल पूछा भी गया है। इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में यहीं आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद 39वां सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन का मतलब जो जीव जंतुओं के अवशेष से बना है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्लास 10th के सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में याद कर लिया। टोटल हमने 38-39 क्वेश्चन याद किए। और याद रखिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको याद हो गए तो यूँ समझिए कि इस चैप्टर से पूछा जाने वाला एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, फाइनल मैट्रिक एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरे चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।